Radha Radha everyone, my name is Jay Luthra. And my name is Unnati Verma. Here we are on MediTalks, जहाँ पे where we are gonna share the journeys of Medicoast from zero to hero, from beginners to success. हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड डेडिकेशन. अरे नहीं नहीं श्रेय, डॉक्टर बनने के लिए पेशेंस और डेडिकेशन तो होना ही चाहिए, बट स्ट्रेसफुल नॉट ऑलवेज यार. डॉक्टर्स रॉक भी कर Our guest सकते of हैं. today is Dr. Manmohan Agarwal sir, who is an orthopedic. So sir, first of all, we would like to ask you कि सर आपने MBBS क्यों चूज की? MBBS क्यों चूज करी, उसके पीछे तो बड़ी जबरदस्त स्टोरी है. आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन. वहाँ पे हमें तो पता ही नहीं था कि MBBS कैसे बनते हैं, डॉक्टर कैसे बनते हैं. तो आई वॉज गोइंग टू टेक एडमिशन इन BSc इन देहरादून. माई होम टाउन इज हरिद्वार. Okay. हमें तो ये था 12th के बाद BSc करते हैं, फिर कुछ और करते हैं, फिर डॉक्टर बन जाते हैं. वन ऑफ माई फ्रेंड who went to देहरादून फॉर एडमिशन, फॉर्म लेने गया तो वो एक CPMT का फॉर्म भी लेके आया. अच्छा. मेरे लिए भी लिया. बोले यार डॉक्टर ऐसे नहीं बनते BSc वैसे. डॉक्टर के लिए कोई कंपटीशन होता है. क्या बात है. नहीं नहीं, मैं देखो ये फॉर्म लेके आया हूँ, ये तुम्हारे लिए भी आया हूँ, अपने लिए भी. मैंने कितने गए तो उसने उसके पैसे बताए. मैंने कितने पैसे. खैर हम लोगों ने फॉर्म भरा, तैयारी करी, थोड़ी मस्ती करी. उन्हें थोड़ा आइडिया लगा कि भाई ये कंपटीशन सीरियस कंपटीशन है, ऐसे नहीं है कि आप हंसते खेलते. तो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड माय बिकमिंग MBBS. एंड फिर उसके बाद सीरियसली तैयारी करके तो सर लाइक आफ्टर MBBS आपने चूज किया, देन मतलब आपका क्या बचपन से मन था MBBS करने का या फिर? कुछ पता ही नहीं था क्या करना है. पेरेंट्स ने भी प्रेशराइज करा होगा. पेरेंट्स वर अगेंस्ट बिकमिंग डॉक्टर. आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली. अच्छा, और डॉक्टर के लिए मना कर रहे थे? हाँ, वो मतलब सिलेक्शन के बाद ही मना कर रहे. वरना जनरली होता है ना कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो. सिलेक्शन के बाद ही मना कर रहे. कहाँ इतने लंबे चक्कर में पड़े. So sir, like why did you choose to become an orthopedic surgeon? Like इतनी सारी फील्ड के बाद उसके बाद. MBBS आप करते हो तो आपको ड्यूरिंग दैट 5.5 years टाइम आपको कुछ फील्ड्स अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं अच्छी लगती हैं, कुछ बहुत अच्छी लगती हैं. आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाई ऑर्थोपेडिक सर्जरी या ऑर्थोपेडिक साइड, क्योंकि इसमें जैसे जनरल सर्जरी आपको देखने को कुछ नहीं होता. इन ऑर्थोपेडिक्स में देखने को बहुत कुछ मिलता है. प्लास्टर देख रहे हो, एक्सरे में रॉड देख रहे हो, कुछ कहीं पर लगा हुआ है, प्लेट लगी हुई है, हड्डी टेढ़ी जुड़ी है, अच्छी जुड़ी है, फ्रैक्चर देख. सर्जरी में तो यू डोंट सी एनीथिंग. तो आप तो शायद उस वजह से धीरे धीरे करके ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है उस तरफ रुझान हो गया अपना. Sir, according to you, which field is better, MBBS or BDS in basis of earning? तो अर्निंग तो हो सकता है पान वाले भी हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं. सही बात है. जहाँ तक अच्छी फील्ड की बात है, जो जिसको अच्छी फील्ड लगती है वो अच्छी फील्ड है. अगर आपको ऑर्थोपेडिक्स में अच्छा लग रहा है, BDS में अच्छा लग रहा है, डेंटल सर्जरी में अच्छा लग रहा है, किसी को पीडियाट्रिक्स में अच्छा लग रहा है, ये डिपेंड इंडिविजुअल पे करता है. अगर आपको जो काम अच्छा लगता है, जिस काम को करने में अच्छा लगता है, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि आपको मान लो पुल बनाने में अच्छा लगता है या आपको जो है डेंटल ब्रिज बनाने में अच्छा लगता है. So, जो काम अच्छे से करते हो, जो मन लगा के करते हो, जिसमें मजा आता है काम करने में, वो काम अच्छा. पर जनरली ऐसा नहीं होता कि ऐसे कंपैरिजन होता है कि डेंटिस्ट डॉक्टर्स नहीं है या फिर? मैं एक बात बताऊं, मैं जो US में जो है डेंटल सर्जन या डेंटिस्ट जो है कॉस्टली है. हाँ, बहुत दे आर अर्निंग मैक्सिमम इवन मोर देन ऑर्थोपेडिक सर्जन. और यहाँ पे भी अब जब से डेंटल इम्प्लांट वगैरह आए, इम्प्लांट्स तो पता लगा वन डेंटल सेटअप इज कॉस्टिंग 5 lakhs to 10 lakhs or 20 lakhs. आराम से. कंपैरिजन तो अभी आई डोंट थिंक बाय मेकिंग मनी यू कैन कंपेयर एनीथिंग, बट बाय चॉइस अगर आपको ये लगता है कि मेरे को इसमें मजा आ रहा है काम करने में, दैट इज मोर. सर, आजकल जैसे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है नीट को लेकर, और जैसे स्टूडेंट्स की रैंक कम आती है तो वो MBBS की जगह BDS में चले जाते हैं, चाहे उनका मन भी ना हो. तो फिर वो मजबूरी है. ये नहीं कह सकते. हुआ क्या है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है.
तो अगर 100 लोग इंटेलिजेंट हैं, 100 लोग बहुत अच्छे हैं, सीट्स अगर 10 है तो वो 10 को ही मिलेगी। बाकी लोग ये नहीं कि वो इतने अच्छे नहीं थे, वो भी अच्छे थे लेकिन सीट्स नहीं मिली उनको। तो ये तो एक मतलब ये कहते हैं ना कितना क्या अवेलेबल है और कितना नहीं है, उस वजह से। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कम है या कोई चीज़ ज़्यादा है। सो सर जैसे आजकल यंग एज में बहुत ज़्यादा बैक पेन जॉइंट पेन इतना ज़्यादा होने लग गया है, सो अकॉर्डिंग टू यू कि मतलब मोस्ट कॉमन बोन या जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आजकल यंग एज में क्या हो रही है? यंग एज में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ना, दैट इज पोस्चरल प्रॉब्लम, बैक पेन, नेक पेन। तो आप उसको कंप्यूटर नेक सिंड्रोम बोल सकते हैं, कंप्यूटर बैक सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ यंग पीपल आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स पे भी वो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे भी बिस्तर में बैठ के काम कर रहे हैं चौकड़ी लगा के। तो गर्दन भी नीचे झुकी हुई है, कमर भी नीचे झुकी हुई है, सर्वाइकल पेन, कई घंटे तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है उनकी, बाहर जाके आउटडोर गेम्स खेलना लगभग ना के बराबर है। कोई अगर घर वाले ज़्यादा ही पुश करेंगे तो बड़ी मुश्किल से चले जाएंगे। सब फोन चलाते हैं आजकल, फोन पे हर समय मोबाइल पे रील्स काम ही कर रहे हैं। आजकल स्क्रॉल। तो वो बैक गर्दन झुकी रहेगी, कमर झुकी रहेगी, तो नेक पेन, बैक पेन, नी पेन बहुत ज़्यादा। और इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आउटडोर गेम्स नहीं है, तो बैक मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, नेक मसल्स वीक हो जाते हैं। सर आपके पास डेंटिस्ट पेशेंट्स भी आते होंगे, क्योंकि डेंटिस्ट की बैक प्रॉब्लम बहुत होती है जब भी वो काम हाँ, करते हैं। नेक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सबसे है। ज़्यादा बैक भी है, नेक में डेंटिस्ट आते हैं, वो प्रोफेशनल हजार्ड है, उनको बोल देते हैं कि भाई थोड़ा टेक इट बैक, थोड़ा सा रेस्ट करो। सर तो इसे प्रिवेंट कैसे करें कि आजकल यंग एज में हर किसी को गर्दन में दर्द, बैक पेन, जॉइंट पेन रहता ही है। देखो सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि भाई हो क्यों रहा है। What is posture, then you have to correct posture. What is muscle weakness, you have to increase the muscle strength. सबका आंसर एक ही है, आउटडोर गेम्स। गेम्स खेलो, क्योंकि यंग एज में भी आई कैन नॉट से कि भी आप फिजियोथेरेपी करो। अगर आप शुरू से ही बाहर खेल रहे हो, आउटडोर गेम्स खेल रहे हो, चाहे टीटी, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, कोई भी गेम खेलें, खो खो से लेके और बास्केटबॉल तक कोई भी गेम खेलेंगे तो उसमें एक्सरसाइज अपने आप होगी, और उसी से मसल स्ट्रेंथ भी डेवलप हो जाएगी, उसी से जो है पोस्चर भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर हर समय बैठ के ही काम करते रहे और ऑफिस में जाके काम कर लिया, या बैठ के काम करना है पढ़ने से लेके और जॉब तक में सब यही करते रहे, तो फिर तो प्रॉब्लम्स आएंगी। और सर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आजकल हैं, सीयूईटी, नीट, तो आपको क्या लगता है कि ये लाइफस्टाइल और बिगाड़ रहे हैं या फिर ऐसे बिगाड़ रहे हैं? अरे बच्चों को क्योंकि जो है- हाँ मतलब बंदा पढ़ाई के अंदर 10th में, हाँ। 11th में, 12th में, आउटडोर 10th, गेम्स 11th, बहुत 12th कम। तो बहुत बात की बात हो गई। अब बच्चे का एडमिशन होता है जो हाँ। पहले से आप तैयारी करते हैं, हाँ। तो बच्चा पैदा हुआ नहीं और आपने उसको ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। मैंने इतने इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऐसा देखा है कि 8 से ही बच्चे जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव। 6 से आप देखो ना, बच्चे को शुरू कर रहे हैं, आकाश हाँ, ये हाँ, एलन। मतलब 6 से अपना ट्रेनिंग और कोचिंग शुरू करते हैं। बच्चे को पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं, बस तो खेलेगा। ऑनलाइन टीचिंग भी शुरू हो गई, Online फोन से शुरू हो पढ़ते जाएगी। हैं। उसको अब ये एग्ज़ाम देना है, अब ये करना है, उसकी चार चीज़ें और उसके साथ शुरू हो जाती हैं। तो बच्चे को पढ़ने का तो ठीक है, लेकिन खेलने का तो टाइम ही नहीं है उसके पास। तो खेलने का टाइम competitive- है तो कंपटीशन वही दिमाग में रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी तो उसकी लगभग ना के बराबर हो, दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्यूचर डॉक्टर्स बन रहे हैं उनकी खुद की हेल्थ ही खराब हो रही है। नेचुरली कोई भी है, चाहे वो हाँ, डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहा है, engineer आईएएस बन रहा है, बन पीसीएस रहा है। बन रहा है, सबके साथ ही प्रॉब्लम। सर आजकल नी रिप्लेसमेंट बहुत हो रही है, जैसे अभी रिसेंटली मेरे घर में अभी मेरी दादी की नी रिप्लेसमेंट हुई है। सर आजकल ये बहुत हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? और सर फर्स्ट ऑफ ऑल की नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मतलब ऐसा क्या होता है बोन्स के अंदर या फिर जॉइंट्स के अंदर बेसिकली? देखिए, नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जब नी जॉइंट के बीच में, अगर इसको देखेंगे मॉडल, तो ये दो बोन्स हैं, इन दोनों बोन्स के बीच में एक कार्टिलेज, हाँ ठीक है। इन दोनों बोन्स के एंड पे भी कार्टिलेज की कवरिंग है, इन दोनों ये ना ये ये भी कार्टिलेज, कार्टिलेज ये भी है। कार्टिलेज है। नीचे भी कार्टिलेज है और बीच में भी कार्टिलेज की एक वॉशर कह लो या डिस्क कह लो या हम मेनिस्कस बोलते हैं। जब ये धीरे धीरे टाइम के साथ घिसने लगते हैं तो ये भी घिस जाएगा इसकी कवरिंग पे, नीचे वाली कवरिंग पे। तो कार्टिलेज जब घिस जाएगा तो बोन आपस में रगड़ने लगती है। उसी को जब बोन आपस में रगड़ेंगे तो वो बहुत पेन करती हैं, तो आप उनको रिप्लेस करते हो। जो कार्टिलेज खराब हुई है उसकी जगह आप मेटल और पॉली डाल देते हैं।
दैट इज कॉल्ड नी रिप्लेसमेंट। जॉइंट बोन रिप्लेसमेंट नहीं है, बट एक कार्टिलेज सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट है मेटल का। यस, बोन वही रहेगी, बोन वही है, बीच में कार्टिलेज ऐड किया हाँ, एक उसके लिए थोड़ी सी स्पेस बना के आप हम्म। उसको डालते, मैं अभी एक्सरेज मंगा के आपको दिखा दूंगा क्या करें। और क्यों हो गया है इतना ज़्यादा, इसका आंसर ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 20-30 ईयर्स जो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ना, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी लेस देन 50। अब इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ जिसको बोलते हैं, वो हो गई है 75। तो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन या ओल्ड एज पॉपुलेशन अब काफ़ी हो गई। जब ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ठीक है। तो ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स में वियर एंड टीयर वाली जो प्रॉब्लम्स है, जैसे घुटने का घिसना, हिप्स का घिसना, बैक पेन होना, बैक के जॉइंट खराब होना, सर्वाइकल होना, शोल्डर्स का पेन करना, और बाकी दूसरे हार्ट की प्रॉब्लम्स, कैटरेक्ट और मतलब ग्लूकोमा, ये जो ओल्ड एज की और प्रॉब्लम्स हैं, उसी में आप ये समझ लीजिए कि नी रिप्लेसमेंट इसी वजह से ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि नी भी ओल्ड एज का पार्ट है कि वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, वो ख़राब होगा, इसलिए बढ़ गया उसका इंसिडेंस। दूसरी वजह ये है जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल में बहुत चेंज आया हुआ था लास्ट 50 ईयर्स। पहले कुएं से पानी लाना, खेतों में काम करना, और तो वेट अपना कंट्रोल रहता था और मसल्स स्ट्रॉन्ग रहता था। आजकल 10 मिनट में आज उल्टा हो गया, सब रिमोट पे आ गया, एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है, बच्चों की तो खैर, बड़ों की भी बहुत कम हो गई। तो वो एक्सरसाइज करने के लिए स्पेशल एफर्ट करने पड़ते हैं, जिम जाओ या एरोबिक्स करो या ये करो, लेकिन एक्चुअल जो पहले जो काम था उसमें नेचुरली सब कुछ हो जाता था। वेट कम होता था, मसल स्ट्रॉन्ग होते थे, मसल वीक है, वेट ज़्यादा है। तो ये दोनों वजह, एज के साथ साथ तो जो घिसते हैं घुटने घिसते ही हैं, लेकिन वेट के साथ साथ, वेट इज वन ऑफ द मेजर कल्प्रिट। तीसरा जो है, शुगर बढ़ गई, इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज इज डायबिटिक मेलाइटिस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्टिविटी कम हो गई तो शुगर बढ़ गई, खाना पीना उल्टा सीधा हो गया, मिठाइयाँ, बाहर का तो कैलोरीज लोग, और बाहर का खाना, उससे भी वेट बढ़ गया। तो जब बचपन से वेट बढ़ गया बच्चों का, बड़ों का और ज़्यादा हो गया, तो नेचुरली वेट बढ़ेगा घुटनों पे, जॉइंट्स खराब होने लगेंगे। ये 3-4 वजह होती हैं, शुगर होना, वेट ज़्यादा होना, एक्टिविटी कम होना, और मसल्स कम होना। आजकल तो सब वैसा भी मोबाइल पे, जैसे पहले सामान भी लेने जाना तो बाहर जाते थे पेरेंट्स वगैरह भी, आजकल Activity ब्लिंकिट कम हो गई, 10 सब मिनट्स कुछ- के अंदर सब कुछ मोबाइल पे, सब कुछ रिमोट 10 मिनट के अंदर पे, डिलीवरी। हिलने की भी जरूरत नहीं है। सर, तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट को क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? जैसे कुछ लोग बोलते हैं देखिए, कि नॉर्मली उनको नहीं बैठना अगर चाहिए। नॉर्मल सर्जरी अगर ठीक ठाक है हम्म, तो आप नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हो। कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे ज़मीन पे बैठना। बहुत ज़्यादा ज़मीन पे बैठने की कोशिश करेंगे तो उस पर स्ट्रेस बहुत आता है। ज़मीन पे बैठने में नी में वेट के स्ट्रेस के अलावा रोटेशनल स्ट्रेसेस आते हैं, वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि उससे उसकी लॉन्गिविटी कम हो जाएगी। मान लो कोई रिप्लेसमेंट के बाद 30 साल घुटना चलता है नॉर्मली, तो वो उसकी पता लगा लाइफ में ज़्यादा घुटने पे बैठने से उसकी लाइफ कम हो जाएगी, 15 रह जाएगी, 10 रह जाएगी, जल्दी लूज हो सकती है। दूसरी चीज़ है, फॉल नहीं होना चाहिए, गिरने से बचना चाहिए, और बहुत हाई एनर्जी एक्टिविटीज से बचना चाहिए, जैसे जंप करना, है ना, इस तरह की जो चीज़ें, वो उन चीज़ों से बचना चाहिए। कोई 2 व्हीलर चला रहा है, बहुत ज़्यादा चला रहा है, उसके गिरने का भी खतरा है। 4 व्हीलर में इतना नुकसान नहीं है, सर, लेकिन तो 2 नी व्हीलर रिप्लेसमेंट के बाद साइकिलिंग कर सकते हैं? साइकिलिंग कर सकते हैं, 4 व्हीलर चला सकते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं, वॉक के लिए जा सकते हैं, ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। रनिंग वगैरह हाँ, कर सकते हैं। रनिंग वगैरह भी, जॉगिंग कर सकते जॉगिंग, हैं, हाँ। लेकिन वो बड़े अच्छे कुशन शूज वगैरह लेके, और मतलब ग्रास वाले, उसमें जिससे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हार्ड ना है। बस चांसेस क्या होते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल हो, मतलब मोस्टली हो जाते हैं, मोस्टली सक्सेसफुल। मोस्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं। नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है जिसका सबसे ज़्यादा सक्सेस है। सर, तो कितना टाइम लगता है एक सर्जरी को सक्सेसफुल होने में? मतलब पेशेंट ने सर्जरी कराई, उसे कितना टाइम उसका लगता है फुल्ली ठीक होने में, रिकवरी recover पीरियड होने में? कितना टाइम का जनरली? देखिए, मोस्टली जो हमारी ठीक ठाक सर्जरी है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, विद इन अ मंथ वी कैन सेंड द पेशेंट टू ऑफिस। और 3 मंथ्स टोटल टाइम है रिकवरी का, क्योंकि 3 मंथ्स जो है टिश्यूज़ को मैच्योर होने में लगता है। कोई भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, लिगामेंट्स हैं, उसको 3 महीने रिकवर होने में टोटल लगता है। तो 70, 80 या 90% रिकवरी यू कैन एक्सपेक्ट इन 1 मंथ।
रेस्ट ऑफ द 10% जो है वो इज जस्ट लाइक पैराबोलिक कर्व। वो ऐसे कर्व है, जो फर्स्ट मंथ की रिकवरी है वो बहुत फास्ट है, 70% हो गई। तो बाकी जो 30% बची वो धीरे धीरे करके 3 मंथ्स में रिकवर हो जाता है। इश्यूज जो मैच्योर होते हैं उनको 3 महीने लगते हैं, लेकिन मतलब नॉर्मल एक्टिविटी आने में 1 महीना। नॉर्मल एक्टिविटी 1 महीने तक तो बहुत प्रिकॉशंस है ना। मतलब वन कैन गो टू ऑफिस, वन कैन परफॉर्म हिज ड्यूटीज, वो 1 महीने में कर सकता है। ठीक है। अगर किसी की बहुत ज़्यादा ख़राब थी नीज, या बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, या बहुत ज़्यादा आप कहते हैं बहुत ज़्यादा वेट है, या और कोई प्रॉब्लम्स, कोमॉर्बिडिटीज है, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, तो उनको रिकवरी में भी टाइम जाता है। तो सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी कितनी इम्पोर्टेंट है? ये बहुत आजकल इम्पोर्टेंट, सब जितनी सर्जरी डिस्कस इम्पोर्टेंट है करते उतनी फिजियोथेरेपी। सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी से ही मूवमेंट और स्ट्रेंथ आती है, तो फिजियो क्योंकि क्रॉनिकली बहुत टाइम से पेशेंट ना तो ढंग से एक्सरसाइज करी, ना ना वॉक कर उसका पा रहा movement बहुत है, अच्छा है। मूवमेंट भी बहुत भी खराब है। हाँ, मूवमेंट लाने के लिए और मसल स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। सर, तो पेशेंट को क्या क्या इंटेक बढ़ा देनी चाहिए, जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, पनीर? ये सभी चीज़ों का, पनीर में तो खैर 20% से ज़्यादा जो है फैट है, तो अगर मान लीजिए किसी का वेट ज़्यादा है तो पनीर आई वुड नॉट रिकमेंड। उसको जो है पनीर में फैट तो फैट ज़्यादा है। जैसे फैट भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन ओके, तो जनरली बोलते हैं ना, हम सुनते हैं कि पनीर खाओ वो हाँ, हड्डियां स्वस्थ रहेंगी। नहीं, पनीर किसी भी मिल्क प्रोडक्ट के लिए, लेकिन पनीर में फैट बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। है। उसकी जगह टोफू लो, टोफू, ओके। उसकी जगह सोयाबीन लो, उसकी जगह चना लो, उसकी जगह दाल लो। प्रोटीन के बड़े अच्छे सोर्सेज वेजिटेरियन के, नॉन वेज में तो सारा कुछ है ही, लेकिन फैट ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि फैट लेने से वेट बढ़ेगा, और फैट का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं है। और प्रोटीन्स का है, कैल्शियम का, कैल्शियम इज अ वेरी मिल्क इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। मिल्क, दूध है, दही है, बाकी सारे अनाजों में कैल्शियम है। तो कैल्शियम का अलग, अगर किसी को बहुत कमी है तो कैल्शियम अलग से टैबलेट दे सकते हैं, सप्लीमेंट दे सकते हैं। और सर जैसे प्रोटीन इंटेक जब बढ़ जाता है तो वी नो कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जैसे गाउट आर्थराइटिस है, तो आर्थराइटिस के आजकल बहुत लोगों को, इवन यंग एज के अंदर भी आर्थराइटिस, गाउट आर्थराइटिस स्टार्ट हो गया है। सो सर उसको मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं अर्ली एज के अंदर कि आर्थराइटिस है? प्रोटीन लेने से एक्चुअली नहीं होते, जिनको गाउटी आर्थराइटिस है उनको प्रोटीन लेने से होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी प्रोटीन लेने के लिए होगी। प्रोटीन का भी है 1 to 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट है, उससे ज़्यादा अगर कोई ले रहा है, ये उसकी वजह से फिर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उतने विद इन लिमिट्स ले रहा है तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको गाउट होना है उनको प्रिकॉशन लेनी है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन ना लें, या प्यूरिक एसिड बनने वाली चीज़ें ना लें, प्यूरिन मेटाबॉलिक। और आजकल जो आप कह रहे हो कि जो गाउटी आर्थराइटिस वो कॉमन है, वो इसलिए कॉमन है हो गई है, कुछ लोग जैसे जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सेसिव प्रोटीन लेने लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने लगते हैं, क्योंकि वहाँ उनको कहते हैं मसल बिल्डअप करने के लिए बहुत प्रोटीन की जरूरत है। पानी कम पीते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं, हार्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। तो अगर मान लीजिए किसी कोई प्रीडिस्पोज्ड है, किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो उसको तो केयर करनी चाहिए। सर, क्या साइंस है, अर्ली साइंस जो लोग आजकल लोग इग्नोर कर देते हैं जिनको आर्थराइटिस? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्थराइटिस है क्या कॉमन लोगों के लिए? आर्थराइटिस, अगर आप बात करें, आर्थराइटिस का मतलब है जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन। अगर जॉइंट्स में स्वेलिंग है, दर्द है, मूवमेंट में परेशानी है, तो दैट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। नॉर्मल लैंग्वेज में गठिया। हाँ, गठिया, लेकिन गठिया जो है हाँ, वो सुनते शब्द हैं। है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। जो नी के लिए जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम होती है वो आर्थराइटिस नहीं है, आर्थरोसिस है। आर्थरोसिस। किसी जॉइंट का घिसना जो है वो आर्थरोसिस है, और किसी जॉइंट का इन्फ्लेमेशन जो है वो आर्थराइटिस। आर्थराइटिस। और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको गठिया कहते हैं, वो अलग चीज़, वो हाथों से शुरू होती है, जॉइंट से बहुत कम शुरू होती है, बड़े जॉइंट से, छोटे जॉइंट से शुरू होती है, वो भी हैंड्स में। अगर गठिया कहोगे तो उसके सिम्टम्स से कम 5 चीज़ों में फिट होनी चाहिए, जैसे स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट, MP जॉइंट्स, PIP जॉइंट्स, पास वाले जॉइंट दोनों तरफ एक जैसे होनी चाहिए, स्वेलिंग, रेडनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस फॉर मोर देन हाफ एन आवर, सिग्निफिकेंट मॉर्निंग स्टिफनेस, बायलैटरल, सिमेट्रिकल। जब तक ये 5 सिम्टम्स नहीं होंगे, उसमें RA फैक्टर पॉजिटिव होना, ये सारी चीज़ें हैं। अगर 5 चीज़ें हैं तब उसको एक्चुअल हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बोल सकते हैं।
एक जॉइंट में अभी पेन हुआ है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, तो ऐसे उसको आर्थराइटिस तो है, मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस, लेकिन गठिया नहीं बोलेंगे एकदम से। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आर्थराइटिस का मतलब जॉइंट इन्फ्लेमेशन। सर तो आजकल अर्ली एज में जिम करने से क्या हाइट रुक जाती है? नहीं आ सकता जिम करने से कोई height- मिथ है, हाँ मैंने भी बहुत सुना था अपने एज के अंदर नहीं, कि नहीं। जिम मत अर्ली एज में मत करो, नहीं, हाइट रुक ऐसा जाएगी, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, ओनली मिथ है इसका। और सर क्या ऐसे नकल्स कराएगा आजकल बहुत करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, पहले तो भी करते उससे तो उससे कुछ नहीं। तो उससे कुछ प्रॉब्लम होती है? हाँ, वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव कर रहा है तो उसको पेन वेन होगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ ऐसा नहीं। कुछ नहीं, ठीक है। सर तो बेस्ट पोस्चर कौन सा है स्लीपिंग के लिए, या फिर आजकल लोग कैसे भी सो जाते हैं और उनके फिर बैक पेन नेक पेन शुरू हो जाता है? देखो जो पहले जो चारपाई चलती थी या निवाड़ का भी पलंग चलता था, वो एक तरह से लेटने के बाद झूला बन जाता है, हाँ वैसे हो जाता है। तो जब आप लेटोगे तो आपका बैक भी ऐसे होगा, साइड से लेटोगे तो साइड से ऐसे हो जाएगा, हाँ वो हार्मफुल है। उसके बाद आया कि भाई स्ट्रेट हो, तखत पे लेटो, ठीक है। अब तखत स्ट्रेट है, अब कहते हैं हार्ड बेड, हार्ड बेड, पूरा हाँ कंप्लीट नहीं। हार्ड बेड का मतलब होता है हार्ड, ऐसे नहीं कि भाई झूला है लेकिन हार्ड है ना। हार्ड बेड का मतलब स्ट्रेट बेड, स्ट्रेट बेड, ठीक है। उसके अलावा हार्ड बेड विद सॉफ्ट मैट्रेस, मैट्रेस आपकी थोड़ी सॉफ्ट हो जिससे कि आप कंफर्टेबली सो सको, ठीक है। तो आपका नॉर्मल पोस्चर है वो मेंटेन होना चाहिए। सर आजकल जैसे आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो तो आप भी कहीं पार्टी में जाते होंगे तो लोग आपके पास प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे कि मेरे यहाँ दर्द है यहाँ दर्द है, तो आपको उससे इरिटेशन नहीं होती कभी कभी? लेकिन आपको उस समय जो है इरिटेट होना नहीं है दिखा नहीं सकते अंदर से आपको कुछ भी हो रहा हो, चाहे आपको उसको शॉर्ट में ब्रीफ में, क्योंकि आपके पास जो आ रहा है किसी उम्मीद से आ रहा है, उम्मीद से आ रहा है। और कोई ना कोई आपका जान पहचान ही सही बात है। बंदा है, या आपका रिलेटिव है या आपका फ्रेंड है या फ्रेंड का रिलेशन है, कुछ ना कुछ तो है। तो आपको इरिटेट अगर होंगे तो फिर तो ठीक नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि हाउ टू अवॉइड इट, दैट इज टू बी, आपने थोड़ा सा तो उसको बताना पड़ेगा। और सर जैसे कुछ लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत बच्चे लैक्टोस इंटॉलरेंट ही हैं, तो वो मिल्क प्रोडक्ट्स तो लेते ही नहीं है, तो उनका कैल्शियम नीड्स पूरी हो जाती है? अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसको अलग से कैल्शियम दे सकते हैं, लेकिन कैल्शियम का जो मिथ है कि खाली दूध में मिलेगा, हाँ हाँ, भी ये नहीं है। ये हाँ मिल्क का आजकल बहुत कंट्रोवर्शियल चल रहा है मिल्क कि जरूरी नहीं है कि भाई आप देखो ना कौन सा जानवर बचपन के बाद दूध पीता है, हाँ ये बहुत कंट्रोवर्शियल ठीक क्वेश्चन है ना, चल उसको रहा भी तो है। सब कुछ मिल रहा है। हाँ कोई भी वेजिटेरियन हो या नॉन वेज, कोई भी एनिमल जो है दूध थोड़ी ना पीता है शुरू के बाद में, 2-4-6 महीने पी लेगा अपनी माँ का, तो उसके बाद तो सब उसने जो भी कुछ वो खा रहा है उससे कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम मिलेगा। लेकिन उसको विटामिन डी जो है अगर उसका पूरा है, वो कहीं से भी जो भी खा रहा है उसमें से कैल्शियम ले लेगा। एवरी सेल, आपने तो बायोलॉजी पढ़ी हुई है, एवरी सेल वॉल जो है उसमें कैल्शियम है, तो उसमें कैल्शियम तो वो ले लेगा, लेकिन विटामिन डी उसका नॉर्मल होना चाहिए। विटामिन डी, विटामिन डी की एफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम नहीं कैल्शियम, हाँ एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, दोनों साइड बाय साइड हैंड इन हैंड चलते हैं। सर तो ऐसे लोगों को क्या खाना चाहिए अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में, कि उनके विटामिन डी और कैल्शियम इंटेक प्रॉपर रहे? अगर मान लीजिए जो अदर सोर्सेज ऑफ इसके कैल्शियम है, जितना अनाज है उसमें सब में कैल्शियम, ठीक है। जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले, नॉन लैक्टोज वाले जो मिल्क हैं वो भी आते हैं, वो ले सकते हैं। कुछ भी नहीं मिला तो कैल्शियम की टैबलेट ले सकते हैं। कैल्शियम का बच्चों का सिरप आता है, बड़ों की टैबलेट्स आती हैं। और लोग सर आजकल ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे आपके पास पेशेंट्स आते होंगे तो अपनी, जैसे आप कभी कभी बोलते हो कि लाइफस्टाइल चेंज करने के बजाय मेडिसिन के ऊपर डिपेंड, लाइफस्टाइल तो देखो हम वही रखेंगे, मतलब बोलेंगे कि ट्राई करेंगे पर करते नहीं है, उसके बाद वो ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं मेडिसिन के ऊपर, और सर्जरीज इसलिए बढ़ती जा रही हैं। यस, ये तो देखिए, मेडिसिन इज नॉट ए सोल्यूशन, नाइदर मेडिसिन इज अ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज अ सोल्यूशन। अगर वो पहले से अपने को सही रखें तो हमारी तो जरूरत ही ना पड़े, तो अच्छी बात है। हम तो खुद ही कहते हैं, जितने भी लोग आते हैं जो वेट ज़्यादा लेके आते हैं, जिनको लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स है, उनको फर्स्ट सेंटेंस ये कहते हैं कि वेट कम करो या लाइफस्टाइल सही करो, पोस्चर सही करो, वॉक करने जाओ, एक्सरसाइज करना जाओ। ये हमारे पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट रहते ही है, इससे कि दोबारा ना आना पड़े हमारे पास। अगर मान लो खुद ही अपना ठीक रख लें तो क्या जरूरत है। मेडिसिन किसी चीज़ को ठीक नहीं कर सकती, टेम्परेरी रिलीफ दे सकती है, मेडिसिन किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकती, ठीक तो खुद ही रखना पड़ेगा।
सर लाइक 2000 अगर मैं डेटा की बात करूं, नी रिप्लेसमेंट की हम पहले भी बात कर रहे थे, जैसे 2011 के अंदर 70,000 नी रिप्लेसमेंट्स हुए, दैन 2018 के अंदर 1 लाख नी सर्जरीज हुई, 2020 के अंदर 2 लाख, एंड दैन 2022 से 2025 के अंदर 2.5 लाख पर ईयर हो रही है मतलब। और 2026 का डेटा अभी आया नहीं है, बट एस्टिमेटेड है कि अबव 3 लाख ज़्यादा ही होंगी, उससे ज़्यादा। तो ये क्या सिर्फ मतलब वही लाइफस्टाइल की वजह से, और जो आप बता रहे थे कि ये ओल्ड एज हाँ, पेशेंट हमारी जीरियाट्रिक पॉपुलेशन या ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि लाइफ जो एवरेज लाइफ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। तो नी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम जो नॉर्मली जो ज़रूरत पड़ती है वो 60 के बाद ज़रूरत पड़ती है। आज से 20 साल पहले 60 से ऊपर जाने वाले लोग बहुत कम होते थे। दूसरी चीज़ ये कि तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़ ये है कि अवेयरनेस बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। पहले नी रिप्लेसमेंट होता ही नहीं था इंडिया में। ओके। ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया में नहीं होता था, ऑल ओवर वर्ल्ड इतने कंट्रीज हैं वहाँ नहीं होता था। अब आप जो है एक शहर के अंदर, हर शहर के अंदर, छोटे कस्बे के अंदर भी नी रिप्लेसमेंट हो रहा है। फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी और सामान की अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है कि भाई उन्होंने कराया था वो ठीक चल रहे हैं, मैं क्यों खराब चल रहा हूँ। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।